हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी अब केमिस्ट्री। अब भी हम देखने वाले हैं रसायन विज्ञान में प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ एंसेंट इंडियन साइंटिस्ट इन केमिस्ट्री। यानी कि जो प्राचीन समय में रसायन था उसमें भारतीय वैज्ञानिकों का क्या योगदान रहा और उनके माध्यम से कौन कौन से क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा। जैसे यहाँ पर कुछ मुख्य पॉइंट लिखे हुए हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं। जैसे रसायन विज्ञान में प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों का धातु विज्ञान यानी कि मेटलर्जी, जैसे रंग, डाइस, रंग द्रव्य, पिगमेंट, सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स एवं आयुर्वेद में महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन क्षेत्रों में क्या रहा, इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। धातु विज्ञान का अद्भुत उदाहरण धातु निष्कर्षण की तकनीकी, भट्टिया, मिश्र धातु आदि, ये सभी क्या है, एक प्रूफ है जिससे कि ये पता चलता है कि प्राचीन समय से ही भारतीय वैज्ञानिकों को केमिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जानकारी थी। जैसे यहाँ पर देखते प्राचीन भारतीय मनीषियों द्वारा रंग, रंगद्रव्य, सौंदर्य प्रसाधन आदि निर्माण के विस्तृत आलेख मिलते हैं। आयुर्वेद में तो 8 भागों में से एक भाग रसायन विज्ञान है और कुछ प्रमुख योगदान जो कि यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि धातु विज्ञान में योगदान, कंट्रीब्यूशन इन मेटलर्जी, मतलब जो धातु वगैरह बनाई जाती थी उनमें क्या क्या इनका कंट्रीब्यूशन था। जैसे कुछ धातु चांदी, सोना, तांबा, लोहा, ये जो बनाई जाती थी उनमें भारतीय वैज्ञानिक किस तरह से बनाते थे और प्रोसेस कौन कौन सी थी, यही बातें यहाँ पर रखी गई हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं इनके बारे में। धातु विज्ञान का भारत में प्राचीनतम से व्यवहारिक जीवन में उपयोग होता रहा। यजुर्वेद में भी इसके महत्व का उल्लेख मिलता है। रामायण, महाभारत, पुराण जैसे ये जो प्राचीन ग्रंथ हैं इनमें भी इनका उल्लेख मिलता है। सोना, लोहा, टीन, चांदी, सीसा, तांबा, कांसा आदि का उल्लेख आता है। केवल प्राचीन ग्रंथों में ही विकसित धातु विज्ञान का उल्लेख नहीं, अपितु अनेक प्रमाण आज भी उपलब्ध है। कुछ उदाहरण जैसे, मतलब इन ग्रंथों में ही इनकी जानकारी नहीं मिलती, इसके अलावा भी कुछ ऐसे उदाहरण उपलब्ध है जिसके माध्यम से हम बता सकते हैं कि प्राचीन समय से ही जो भारतीय वैज्ञानिक थे वो धातु के बारे में अच्छी जानकारी रखते थे। अब कुछ पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं, उनको देखते हैं हम। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, धातु विज्ञान के क्षेत्र में जस्ते की खोज, ये जो जिंक अभी हम पढ़ते हैं जिसे जस्ता कहा जाता है, इसकी खोज आसवन प्रक्रिया के द्वारा कच्चे जस्ते से शुद्ध जस्ता प्राप्त करने की प्रक्रिया निश्चय ही भारतीय के लिए एक गौरव का विषय था। यानी कि जो जस्ता बनाया जाता था वो प्रक्रिया भी भारतीय लोग जानते थे, जो कि राजस्थान के जवर क्षेत्र में खुदाई के दौरान ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में इसके निर्माण की प्रक्रिया के अवशेष मिले। उसके अवशेष हमें मिले हैं। जवर क्षेत्र को खुदाई में प्राप्त पीतल में जस्ते की मात्रा 34% से अधिक मिली, जबकि आज की जो ज्ञात विधियां हैं, जो वर्तमान में जो मेथड्स वगैरह यूज़ करते हैं, उनके अनुसार सामान्य स्थिति में पीतल में 28% से अधिक जस्ता नहीं मिलाया जा सकता है। जस्ते को पिघालना एक जटिल प्रोसेस है, मतलब जो जिंक है उसको पिघालना बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, क्योंकि सामान्य ताप पर यह 1130 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। जस्ते के ऑक्साइड या कच्चे जस्ते से शुद्ध जस्ता प्राप्त करने के लिए हमें 1200 डिग्री सेल्सियस ताप की आवश्यकता होती है। इस ताप पर जस्ता क्या होगा, वाष्पीकृत हो जाता है। जो जस्ता है वाष्पीकृत हो जाता है। परंतु जो भारतीय ने उस समय विपरीत आसवनी प्रक्रिया विकसित की थी। जो प्रमाण जवर की खुदाई से प्राप्त होता है, जस्ते को प्राप्त करने की यह विधि भारत से ही प्रचलित की गई है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखिए हम अगर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इतिहास में भारतीय इस्पात की श्रेष्ठता के अनेक उल्लेख मिलते हैं। अरब और फ्रांस के लोग भारतीय इस्पात की तलवार के लिए ललायित होते थे, मतलब जो भारत में इस्पात से तलवार बनाई जाती थी उन तलवारों का यूज़ अरब और फ्रांस भी किया करते थे। प्रसिद्ध धातु वैज्ञानिक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं अंतम रमन,
इन्होंने जो इस्पात बनाने की संपूर्ण विधि के बारे में लिखा है। कच्चे लोहे, लकड़ी तथा कार्बन मिट्टी की प्यालियाँ में 1535 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कर धीरे धीरे 24 आवर्स में ठंडा करने पर जो उच्च कार्बन युक्त इस्पात प्राप्त होता है। इस इस्पात से बनी तलवार इतनी तेज मजबूत होती है कि रेशम को भी सफाई से काट देती है। 18वीं शताब्दी में जो यूरोपियन धातु वैज्ञानिक ने भारतीय इस्पात बनाने का प्रयास किया था, पर वो असफल रहे। ब्रिटिश लेखकों द्वारा जबलपुर, पन्ना, सागर आदि स्थानों पर लोहे की खदानों का वर्णन किया गया था। इसमें इस्पात बनाने की प्रक्रिया भी थी, उसका वर्णन भी था। इस्पात की गुणवत्ता तथा विभिन्न तापक्रमों एवं परिस्थितियों में इसकी सुरक्षितता का वर्णन किया गया। उनके अनुसार भारतीय लोहा सरिया श्रेष्ठ स्तर का है। वह स्वीडन के लोहे का भी उनसे भी तेज माना जाता है, या यूरोप में उस समय सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। कैप्टन डे कैंपवेल का 1842 की ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपी गई सूचना में दक्षिण भारत में लोहे के निर्माण का वर्णन है। उस समय देश में हजारों छोटी छोटी इस्पात निर्माण की भट्टियाँ भी थी, जिसमें उत्कृष्टता प्रकार का सस्ता लोहा बनता था। कैंपवेल के अनुसार भारतीय वार आयरन उत्कृष्टता में सस्ता, इंग्लैंड का सर्वश्रेष्ठ लोहा भी भारतीय की घटिया लोहे के मुकाबले नहीं कर पा रहा था। मतलब यानी कि जो भारत में लोहा था वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में था, और जो अदर कंट्री में जो लोहा वगैरह बनाया जाता था, जो उनका जो तुलना किया जाए कंपैरिजन, तो वो बहुत ही कम क्वालिटी का था। यानी कि ये जो पूरी बातें हैं किस तरह से वहाँ पर मेटल्स वगैरह बनाए जाते थे, जैसे लोहा और जिंक, पारा और मरकरी, ये सब बनाने की प्रोसेस इसमें ऐड है। यूरोप में 17वीं सदी तक पारे के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। फ्रांस में इसे क्विक सिल्वर कहा जाता था। जो पारा था उसको क्या कहा जाता था? क्विक सिल्वर। भारतवर्ष में हजारों वर्ष से पारे के बारे में जानकारी थी। इसका उपयोग बड़े पैमाने पर औषधि निदान में होता था। 11वीं सदी में लेखक अलबरूनी ने, जो भारत में लंबे समय तक रहा था, सर्वप्रथम पारे को बनाने और उसका उपयोग किस तरह से किया जाता है उसके बारे में विस्तार से लिखकर दुनिया को परिचित करवाया था। 80 प्रोटॉन युक्त पारे का 1000 वर्ष पूर्व स्वर्ण प्रोटॉन संख्या 79 में परिवर्तन करने का प्रयास किया था, जो कि भारतीय रसायनज्ञ नागार्जुन ने किया था। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, जिसके अंतर्गत सोना चांदी। 1902 में ए डेमलर ने अपनी पुस्तक में उल्लेख किया कि सिंधु नदी के उद्गम स्थल पर स्वर्ण एवं रजत के कण वहाँ की सादी मिट्टी से प्राप्त होते हैं। यानी कि सोना चांदी के जो पार्टिकल्स है वो कहाँ से मिलते हैं? सिंधु नदी के उद्गम स्थल से। ऋग्वेद के 6ठे मंडल के 61वें सूक्त का 7वां मंत्र सरस्वती और सिंधु को हिरण्यवर्तनी कहा। रामायण, महाभारत आदि में भी सोने और चांदी का उल्लेख मिलता है। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि जो पुराने वैज्ञानिक थे, भारतीय वैज्ञानिक थे, ये सोना चांदी वगैरह बनाने की प्रोसेस या फिर जस्ता और इसके अतिरिक्त जो भी मेटलर्जी यानी धातु से संबंधित सामग्री है, उन सभी को बनाने की मेथड्स वगैरह अच्छी तरह से जानते थे। अगला पॉइंट देखते हैं हम यहाँ पर अभी, रंग एवं रंग द्रव्य में योगदान, कंट्रीब्यूशन इन डाइज एंड पिगमेंट। अभी जो हम विभिन्न प्रकार के कलर्स देखते हैं जो कि मॉडर्न मेथड द्वारा बनाए जाते थे, पर जो प्राचीन समय पे भारतीय वैज्ञानिक थे उन्होंने भी इन पिगमेंट्स के बारे में, इन डाइज के बारे में अच्छी जानकारी थी उनको भी। तो देखते हैं उनके बारे में क्या बताया गया। जैसे मंदार, हल्दी एवं अनेक पुष्प अर्थात पौधे व अनेक उत्पाद रंग के रूप में प्रयुक्त होते थे। हल्दी, मंदार जैसे ये फूल पुष्प थे, उनके माध्यम से भी कलर फॉर्म किए जाते थे। इनके अतिरिक्त कुछ जीवाणु भी थे, जैसे लेख, कोचिनिल, केरमस। इन जीवों के माध्यम से भी कलर बनाए जाते थे। 1000 से 200 ईसा पूर्व कांच आदि को रंगने के लिए उसमें क्या यूज़ किया जाता था? धातु ऑक्साइड का प्रयोग भी किया जाता था। 19वीं सदी के प्रारंभ में भारत में नील की खेती वृहद रूप से की गई थी। नील भी रंग उद्योग का प्रमुख घटक था, यानी कि कलर्स के लिए नील की खेती की गई थी। उसके बाद हम देखें जो अगला पॉइंट है आपका
सौंदर्य प्रसाधन में योगदान, कंट्रीब्यूशन इन कॉस्मेटिक्स, यानी कि सुंदरता को बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ में लाई जाती थी प्राचीन समय में। सो यहाँ पे देखते हैं बृहत संहिता में सौंदर्य प्रसाधन व सुगंधित पदार्थ, जैसे अभी वर्तमान में परफ्यूम वगैरह जो बनाए जाते हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। नवानीतिका में बालों को रंगने के लिए नील व लोहे का जो चूर्ण है उसके अतिरिक्त श्याम लोहा आदि का प्रयोग यहाँ पर बताया गया है। सौंदर्य प्रसाधन के लिए ग्वार पाठे के प्रयोग के अतिरिक्त रीठा, हल्दी आदि के उपयोग भी ग्रंथों में मिलते हैं। गंध युक्ति में इत्र बनाने का वर्णन किया गया है। इसी में मुख्य शुद्धि द्रव्य नहाने का चूर्ण, सुगंधित पदार्थ टेल्कम चूर्ण बनाने का वर्णन और गुलाब जल बनाने का कार्य 19वीं सदी में प्रारंभ किया गया था। ये सारी बातें उसमें बताई गई हैं। अब बात करते हैं हम आयुर्वेद में योगदान, कंट्रीब्यूशन इन आयुर्वेदा, यानी कि जो आयुर्वेदिक सामग्री बनाई जाती थी उसमें क्या क्या योगदान रहा है। जैसे आयुर्वेद आयु से संबंधित विज्ञान है। स्वास्थ्य व निगरानी जीवन को जीने के लिए आयुर्वेद एक चमत्कारी विज्ञान है। रसायन शास्त्र का संबंध चिकित्सा विज्ञान से ही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आवश्यक औषधियों का निर्माण करना प्राचीन भारत में रसायन विज्ञान की देन है, यानी कि जो मेडिसिन वगैरह बनाई जाती है अभी वर्तमान में मॉडरेट लेवल की, उस तरह से पुराने समय पे जो प्राचीन भारतीय रसायन उसमें भी मेडिसिन वगैरह बनाई जाती थी, उनके बारे में ही बताया गया है। जैसे प्रयोगशाला में नागार्जुन ने शुद्ध पारे के औषधीय प्रयोग का वर्णन किया है। जो नागार्जुन ने एक्सपेरिमेंट किया था शुद्ध पारे के ऊपर, उससे बहुत सारे औषधीय प्रयोग किए गए। पारे के प्रयोग से शरीर निरोगी होता है और आयु में वृद्धि होती है। पारे तथा गंधक का हिंगुल के साथ जुड़ने पर प्राप्त द्रव्य क्या कहलाता है? रस सिंदूर आयुर्वेदक माना जाता था। रासायनिक क्रिया द्वारा धातु के हानिकारक अवगुण दूर कर उन्हें राख में बदलने पर उस धातु की राख को भस्म कहा जाता था। यानी कि ये जो पुराने समय पे अपने जो आचार्य लोग या साइंटिस्ट लोग थे, ये सभी आयुर्वेद से संबंधित जानकारी रखते थे। अब अगला पॉइंट देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, चरक संहिता भारत का सबसे पुराना आयुर्वेद ग्रंथ है। मतलब ये जो चरक संहिता, इसमें सबसे पुराना आयुर्वेद ग्रंथ माना जाता है इसे, और इसमें लगभग सभी आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में वर्णन मिलेगा। इसमें रोगों के उपचार का वर्णन किया गया है। औषधीय निर्माण में रासायनिक तकनीकों के बारे में बताया गया है। फिर उनमें जो किस तरह से इनका उपयोग किया जाएगा, इन सभी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। जो आयुर्वेद है उसमें जो रसायन शास्त्र है उसे रस विधा के रूप में जाना जाता था। और इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, नागार्जुन ने मुख्य रूप से 32 उपकरणों का वर्णन किया है। नागार्जुन के अनुसार कितने उपकरणों का वर्णन किया गया है? 32 उपकरणों का वर्णन किया गया। अब बात करते हैं हम अगले पॉइंट की ओर, औषधीय से संबंधित आयुर्वेद में प्रयुक्त कुछ मुख्य तथ्य निम्नानुसार। जैसे रस विधा, रस विधा के बारे में देख लेते हैं क्या बताया गया है इसके बारे में। चलो सो यहाँ देख लेते हैं हम। रस विधा मध्यकालीन भारतीय की कीमियागिरी एल्केमी विधा है, जो कि दर्शाती है कि भारत बहुत ही संस्कृति व आयुर्वेद में भी अग्रणी था। मतलब जो आयुर्वेदिक से संबंधित कार्य में भी आगे था भारत में केमिस्ट्री के लिए रसायन शास्त्र, रस विधा, रसतंत्र या रस शास्त्र या रसिक क्रिया आदि नाम का प्रयोग करते थे। यानी कि अभी हम जैसे केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान कहते हैं, उससे प्राचीन भारत में क्या कहा जाता था? रसायन शास्त्र, रस विधा, रसतंत्र, रसाशास्त्र या रसिक क्रिया आदि नामों से जानते थे। जहाँ रस विधा से संबंधित क्रियाकलाप किए जाते थे। रसशाला भी कहते थे इसे। यहाँ पर कुछ श्लोक लिखे हुए हैं जो कि आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। अब हम मेन पॉइंट पे बात करते हैं। जैसे यहाँ पर रसों का वर्गीकरण। रसों का वर्गीकरण, रस शास्त्र में प्रयुक्त पदार्थ कई श्रेणियों में रखे गए हैं। इनमें सबसे प्रमुख पारद है। रसों के विभिन्न प्रकार हैं। जैसे फर्स्ट में देखते हैं महारस। महारस के अंतर्गत 8 पदार्थ रखे गए। कौन कौन से देख लेते हैं? अभ्रक, माक्षिक, पायराइट, ये इनके नाम हैं। विमला, लोह पायराइट, विक्रांत, शिलाजित, शस्यक, चप्पल बिस्मित, रसक या जस्ता। इस तरह से ये है आपके 8 महारस। वापस से देख लो एक बार। अभ्रक, माक्षिक, विमल, विक्रांत, शिलाजित, शस्यक, चप्पल, रसक, ये हो गए। इसमें इंग्लिश में भी नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से। उसके बाद बात आती है तो ये है उपरस। उपरस के अंतर्गत आएंगे गंधक, गेरिक, कासिस,
फिटकरी, हरताल, मनशिला, अंजन, ककुष्ठ, ये है आपके उपरस। और अगले में देखेंगे हम साधारण रस, कंपिल, गौरीपाशन, नौसादार, कपर्द, अग्निजार, गिरी सिंदूर, हिंगुल, मृददार श्रृंग, ये है आपके साधारण रस। अब देखते हैं हम धातु। धातु के अंतर्गत स्वर्ण यानी कि सोना, रजत, ताम्र, लोहा, नाग, वंग, यशद, ये प्राचीन नाम है ना यहाँ पर, स्वर्ण, रजत, ताम्र, लोहा, नाग, वंग, यशद। अब रत्न में देखें तो हम यहाँ पर माणिक्य, मुक्ता, प्रवाल, मूंगा, ताक्ष, अन्ना, पुखराज, विदुर, हीरा, नीलम, गोमेद, वेदुरी, ये रत्न के नाम हैं। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देख लेते हैं उपरत्न। उपरत्न में आपका विक्रांत, सूर्यकांत, चंद्रकांत, राजावर्त, पिरोजक, स्फटिकमणि और तृणकांत, पल्लव और पुतिका, ये है आपके उपरत्न। अब बात करते हैं हम विष। विष में थे सर्प विष, बिच्छू का विष, उपविष, धतूरा और कुच्छल आदि। रस विधा के ग्रंथ। अब ये ग्रंथ कौन कौन से थे ये देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगला पॉइंट देख लेते हैं कागज उद्योग में योगदान, कंट्रीब्यूशन इन पेपर इंडस्ट्री, कागज वगैरह बनाने में क्या क्या योगदान था। जैसे चीनी यात्री द्वारा लिखित पुस्तक से ज्ञात होता है कि भारत में कागज बनाने की विधि 17वीं सदी में प्रारंभ हुई। इसके लिए कागज की लुगदी को साफ करने के लिए अनेक रसायनों का प्रयोग किया जाता था। साबुन बनाने में यानी कि साबुन उद्योग में योगदान, कंट्रीब्यूशन इन सोप इंडस्ट्री, साबुन वगैरह बनाने में भी इनका योगदान था। प्राचीन भारत में वस्त्रों को साफ करने के लिए कुछ पौधे व उनके फलों का प्रयोग किया जाता था, जैसे रीठा, सिकाकाई, श्रीफल व सरप्पा फलों का उपयोग किया जाता था। विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को साफ करने के लिए इनका उपयोग किया जाता था। साबुन शब्द का सर्वप्रथम संदर्भ 16वीं सदी में लिखित गुरु नानक की प्रार्थना में मिलता है। और अगला पॉइंट देख लेते हैं हम अल्कोहलिक द्रव में योगदान, कंट्रीब्यूशन इन एल्कोहलिक लिक्विड्स, यानी कि जो एल्कोहलिक चीज़ें बनाई जाती हैं उनमें भी इनका क्या योगदान रहा था, इसके बारे में जैसे वेदों में उल्लिखित सोमरस संभवतः प्राचीनतम भारतीय अल्कोहलिक पेय है। सोमरस में संभवतः प्राचीनतम भारतीय अल्कोहलिक पेय है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मेदका, प्रसन्ना, आश्व, अरिष्ट, मधु आदि का वर्णन है। चरक संहिता में दाल, फल, जड़, काष्ठ, पुष्प, तने, पत्तियां, छाल, शकरा आदि द्वारा सन आसो प्राप्त करने का वर्णन है। लगभग 60 नाम तमिल साहित्य में संगम में पाए जाते हैं जो प्राचीन भारत में अल्कोहल पीने की चर्चा करते हैं। मेडविल कीमिया ग्रंथों में किण्वन द्रव्य उनके बनाने की विधियों का वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त भी प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों का रसायन विज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था। सो फ्रेंड, ये था प्राचीन भारत के जो वैज्ञानिक थे उनका कौन से क्षेत्र में क्या योगदान रहा था। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एंड समझ में आया हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।